आज मैं आपको 2014 में रिलीज हुई फिल्म द कॉन आर्टिस्ट्स की कहानी समझाने वाला हूं। जी हक एक माहिर ताला खोलने वाला और सेफ हैकर है जो अपनी जिंदगी चलाने के लिए चोरी करता है और आर्टिफैक्ट्स बेचता है। वो इसमें इतना एक्सपर्ट है कि उसने अब तक 100 से ज्यादा चोरियां की हैं, लेकिन उसे कभी पकड़ा नहीं गया और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। फिल्म की शुरुआत में हम उसे एक मिशन पर देखते हैं। वो एक बेहद सिक्योर ऑफिस बिल्डिंग में घुस रहा है जहां से उसे एक महंगा आर्टिफैक्ट चुराना है। वो सेफ काफी मुश्किल और जटिल है, लेकिन जी हक के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो सिर्फ 1 मिनट में उसे खोल लेता है और आर्टिफैक्ट चुरा लेता है। वो गार्ड्स को भी धोखा दे देता है, लेकिन जब वो सेफ्टी में होता है तो गलती से उस महंगे आर्टिफैक्ट को तोड़ देता है। उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, लेकिन जी हक हार मानने को तैयार नहीं होता। वो ध्यान से उस स्टैच्यू की एक कॉपी बनाता है और एकदम वैसी ही नकली मूर्ति तैयार करता है। हालांकि स्मार्ट जी हक उससे पूछता है कि क्या उसने पहले कभी नकली आर्टिफैक्ट बेचा है। अगर जी हक चाहे तो वो आसानी से उसकी करप्ट तरीके को एक्सपोज कर सकता है, इसीलिए आदमी को मजबूरी में स्टैच्यू खरीदना पड़ता है। जी हक का क्राइम पार्टनर उसका बेस्ट फ्रेंड ग्विन है। ग्विन एक मैकेनिक है और साधारण चीजों से विस्फोटक बनाने में एक्सपर्ट है। पिछली चोरी के बाद जी हक नकली पैसे बनाने की प्लानिंग कर रहा है। वो एक ऐसा फॉर्मूला बनाता है जिससे नकली लेकिन असली जैसे पैसे प्रिंट हो जाते हैं। मगर दिक्कत यह है कि प्रिंट शराब के संपर्क में आते ही गायब हो जाता है। जब यह प्लान फेल हो जाता है तो दोनों मिलकर एक और टारगेट चुनते हैं, एक ज्वेलरी शॉप जिसमें $3 मिलियन के डायमंड्स रखे हैं। इस काम में दिक्कत यह है कि शॉप की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कैमरों को बंद करने के लिए उन्हें एक ऐसे हैकर की जरूरत है जो उनकी मदद कर सके। इस वक्त एक यंग लड़का झांग बे सामने आता है। अफवाह यह है कि झांग बे ने एक बार अपने साथियों को धोखा देकर पैसे के लिए बेच दिया था। जिह्यूक और ग्विन झांग बे पर भरोसा करते हैं क्योंकि वह अपने काम में सबसे अच्छा है। जिह्यूक एक आर्ट एक्सपर्ट यूनहा से दोस्ती करता है। वह उसको एक प्रोफेशनल डेट पर ले जाता है और उसके नेकलेस के बारे में बात करता है जो उसके लेट फादर का गिफ्ट था। वह दोनों एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं ताकि नेकलेस की असली वर्थ चेक कर सकें। पता चलता है कि डायमंड बहुत महंगा कलेक्टिबल है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जिह्यूक सोफे के नीचे एक बैग छुपाता है और चला जाता है। वह दूसरी ज्वेलरी शॉप में भी जाते हैं ताकि डायमंड की वैल्यू कंफर्म कर सकें। वहां भी वही रिएक्शन मिलता है। यह वही शॉप है जिसे जिह्यूक लूटने वाला है, इसीलिए वह सीसीटीवी कैमरे, रूम्स और गार्ड्स की लोकेशन याद कर लेता है। दिन के एंड में वह डिसाइड करता है कि उन्हें रॉबरी 10 मिनट से कम समय में कंप्लीट करनी होगी। रॉबरी के दिन एक सूटकेस जो जिह्यूक ने पहले शॉप में छोड़ा था, एक्सप्लोजन का कारण बनता है जो गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। झांग बे सीसीटीवी कैमरे को हैक करता है। तब तक जिह्यूक और ग्विन शॉप में एंटर कर लेते हैं। झांग बे अलार्म सिस्टम को भी बंद कर देता है, जिससे जिह्यूक को सेफ को बिना गार्ड्स को अलर्ट किए टच करने की सुविधा मिलती है। समस्या तब आती है जब गार्ड्स ज्यादा जल्दी वापस आ जाते हैं, लेकिन गुई उन्हें उनकी कार की विंडो तोड़कर डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इस बीच जिह्यूक डायमंड्स को ले लेता है और ले जाता है। तीनों कार में मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। अगले दिन चुराए गए डायमंड्स के मालिक चो बेहद गुस्से में हैं, लेकिन साथ ही वह कंज आर्टिस्ट्स से प्रभावित भी हैं जो इतनी टाइट सिक्योरिटी को तोड़कर चोरी कर सकते हैं। चो एक मिलियनेयर बिजनेसमैन और गैंगस्टर है। उसने अपना स्टेटस बनाने के लिए कई लोगों को मार डाला है और वह जल्दी हार मानने वाला नहीं है। हाल ही में उसने अपने अकाउंटेंट को जमीन पर घसीटा था क्योंकि वह उसे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। जो अपना खुद का हेस्ट प्लान कर रहा है और इसके लिए उसे कुछ स्किल्ड कंज में चाहिए। उसने पिछले 1 महीने में कई सेफ क्रैकर्स और पिक लॉक्स को किडनैप और टेस्ट किया है, लेकिन अब तक कोई भी उसके स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरा है। अब जब चो को पता चल गया है कि एक कॉन मैन कहीं बाहर है, तो वह ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता और अपने आदमियों से कहता है कि वे पता लगाएं कि डायमंड किसने चुराए हैं। उसका इरादा उन चोरों को पकड़ने का नहीं है, बल्कि उन्हें एक और बड़ा काम सौंपने का है। अगले कुछ दिनों तक उसके आदमी शहर के हर डायमंड डीलर पर नजर रखते हैं और जल्द ही जिह्यूक और उसके छिपने की जगह के बारे में जान लेते हैं। चो उनसे मिलता है और उन्हें एक हाइस्ट में मदद करने के लिए सहमत होने पर 5% कमीशन ऑफर करता है। अगर वे इसके लिए तैयार नहीं होते तो उन तीनों के प्रियजनों को मार दिया जाएगा। जिह्यूक समझ जाता है कि चो को लगता है कि इयान के पास उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वह इस गलतफहमी को ठीक करने की कोशिश नहीं करता। वह इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है और मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद
चो उन्हें बताता है कि उसके पास $150 मिलियन की ब्लैक मनी और नकद है जो इंचियोनन कस्टम्स के जरिए कोरिया में आ रही है। यह कस्टम्स पॉइंट कोरिया में सभी इंपोर्ट्स का प्राइमरी पॉइंट है और एशिया के सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम से सुरक्षित है। कैश के साथ साथ चो फूड कूपन्स भी इंपोर्ट कर रहा है जो पूरी तरह से लीगल है। वह चाहता है कि यह तीनों इन कूपनों को एक कवर की तरह इस्तेमाल करें और ब्लैक मनी को कस्टम्स से बाहर ले आएं। टीम इस प्लान को मान लेती है और इस बड़े हेस्ट के लिए एक एलैबोरेट प्लान बनाना शुरू करती है क्योंकि यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी चोरी है। जब हर कोई इस काम में बिजी होता है, चो जांग बे को एक प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाता है और उसे जीह्युक और गुइन पर नजर रखने के लिए बहुत सारा पैसा देता है। वह यह कंफर्म करना चाहता है कि ये दोनों उसे धोखा न दें। इस बीच पुलिस अब भी डायमंड चोरों को खोज रही है। उन्हें सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि जीह्युक ही वह व्यक्ति था जिसने नजदीकी ज्वेलरी स्टोर में एक्सप्लोसिव रखा था जो डिस्ट्रैक्शन के रूप में काम आया। वे जीहक के घर जाते हैं और वहां एक कमरा पाते हैं जिसमें अगले हाइस्ट से रिलेटेड प्लान्स और डेटा भरे होते हैं। यह जीह्युक की बड़ी गलती थी कि उसने यह सब खुला छोड़ दिया, लेकिन पुलिस इसका पूरा फायदा उठाती है और समझ जाती है कि जीह्युक और चो किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। डी डे से एक दिन पहले जीह्युक और गुइन पोर्ट पर जाते हैं और वहां एक एक्सप्लोसिव सेट करते हैं जो डिस्ट्रैक्शन के लिए था और एक डिवाइस लगाते हैं जिससे जांग बे पोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सके। छिपने की जगह पर लौटने के बाद जीह्युक गुइन को बताता है कि वह चो को धोखा देने की प्लान बना रहा है और कूपन की डिलीवरी एड्रेस को बदलकर सारा पैसा खुद लेना चाहता है। हालांकि झांग बे उनके इस प्लान की बात सुन लेता है और चो को बता देता है। चो डिसाइड करता है कि वह बाद में जीह्युक का सामना करेगा क्योंकि उसे अभी भी हाइस्ट के लिए उसकी जरूरत है। अगले सीन में हम देखते हैं जियो यान हा का आर्ट गैलरी के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। वो उसको कंप्लीटली इग्नोर करती है क्योंकि उसने उसके टेक्स्ट्स या कॉल्स का जवाब नहीं दिया। जब वो बात करने से मना करती है तो वो रिवील करता है कि वो उसके लेट फादर का स्टूडेंट है। फिर हम इंट्रोड्यूस होते हैं मास्टर कॉन आर्टिस्ट मिस्टर ओ से, जो जी हक को क्राइम की दुनिया में लाया। एक टाइम पे ओ ने रियलाइज किया कि वो चाहते हैं चोरी करना बंद कर दे और ऑनेस्ट लाइफ जिए, लेकिन उसी दिन उसको उसके बिजनेस पार्टनर ने मार दिया जो और कोई नहीं चो है। यानहा जियो पे बिलीव नहीं करती और चली जाती है। कुछ सेकंड्स बाद चो के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं ताकि वो जी हक को कंट्रोल में रख सके। फाइनली हीस्ट का दिन आता है और सब प्लान के हिसाब से पोर्ट में अपने अपने रोल में एंटर कर जाते हैं। इनिशियल मूव शुरू होता है जब चो एक एक्सप्लोसिव सेट ऑन ऑफ करता है जो गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और कंफ्यूज कर देता है। उसी टाइम जोंगबे अपने स्किल्स यूज करके सिक्योरिटी के मेन फ्रेम को हैक करता है और ऐसा दिखाता है जैसे ये सब एक्सप्लोजन की वजह से हुआ हो। ऑनफिशियल्स को ये एक माइनर प्रॉब्लम लगता है जो 40 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। इससे जियो और ग्विन को अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए इनफ टाइम मिल जाता है। वो सिक्योर्ड रूम में जाते हैं जहां जियो सेफ को क्रैक करता है। फाइनली वो बहुत सारे पैसे के सामने खड़े होते हैं और इससे मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वो ट्रक में पैसे लोड करना शुरू कर देते हैं और फूड टिकट्स से स्वैप कर देते हैं। तभी एक्सप्लोजन के बारे में पता चलने के बाद पुलिस सीन पे पहुंच जाती है। वो पोर्ट के अराउंड राउंड्स लगाते हैं जिससे जियो को पैसे के साथ एस्केप करने से सेकंड्स पहले रुकना पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जियो कस्टम्स ऑफिस जाता है एड्रेस चेंज करने के लिए चो से अपने नाम पे, जैसे उसने प्लान किया था। लेकिन जोंगबे से उसके प्लान के बारे में पता चलने के बाद चो उसे आसानी से रोक लेता है। वो जी हू को गन पॉइंट पे रखता है और उसे पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहता है। जब जी हू मना करता है तो उसे यान हा की नेकलेस दिखाई जाती है। उसकी जान बचाने के लिए वो स्वॉट टीम के सामने जाता है और सरेंडर करता है। अरेस्ट होने से ठीक पहले वो पानी में जंप कर जाता है और इस प्रोसेस में गोली लग जाती है। उसके हाथ में जो एक्सप्लोसिव था वो भी फट जाता है जिससे उसकी डेथ कंफर्म हो जाती है। जब गुइन को इस बारे में पता चलता है वो दुखी हो जाता है, लेकिन जांग बे दूसरी तरफ खुश होता है कि उन्हें उसका पैसे भी रखने को मिलेगा। उसकी और गुइन की लड़ाई हो जाती है जो तब खत्म होती है जब जांग बे गुइन को स्टैब कर देता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। फाइनली कंटेनर शिप चो के पास पहुंच जाता है, लेकिन जब वो उसे खोलता है तो वो सरप्राइज्ड हो जाता है ये देखकर कि उसमें पैसे की जगह कूपन्स भरे हैं। जैसे ही वो पागल हो रहा होता है ये सोचकर कि पैसे कहाँ गए, उसे जियो का कॉल आता है जो जिंदा और ठीक निकलता है। तब रिवील होता है कि जियो ने जो कुछ भी किया फिल्म की शुरुआत से वो सब चो को डिस्ट्रॉय करने के लिए था, क्योंकि उसने मिस्टर ओ को मार दिया था। सबसे पहले जो आर्टिफैक्ट उसने चोरी किया और फेक से रिप्लेस किया था उसमें एक माइक्रोफोन था।
उसे पता था चो उस डीलर का रेगुलर कस्टमर है। किस्मत ज्यू के फेवर में काम कर गई और चो ने वो आर्टिफैक्ट ऑक्शन में खरीद लिया। फिर उसे चो के बारे में पता चला, जो एक सेफ हैकर ढूंढ रहा था, और उसने डायमंड्स चुराने का फैसला किया ताकि चो की नजर में आ सके। इस पूरे टाइम जब चो सोच रहा था कि वो ज्यू का पीछा कर रहा है, असल में ज्यू ही उसके लिए क्लूज छोड़ रहा था। जोंग बे भी ग्रुप के साथ था और उसे चो की साइड होने का नाटक करने को कहा गया था। वो स्वॉट टीम जो पोर्ट में ज्यू को अरेस्ट करने वाली थी, वो उसके अपने लोग थे और बुलेट भी फेंक थी। उन्होंने बाद में ग्विन को भी बचा लिया, जहां वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो मर गया है। एंड में चो के पास उसका पैसा नहीं होता और जी हक ने पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया होता है। कॉल के तुरंत बाद हाइडआउट पे रेड पड़ जाती है और चो के आदमी अपनी जान बचाने के लिए पुलिस से लड़ने लगते हैं। जब सब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, जोंग भी यान हा को बचाता है और उसे खतरे से दूर ले जाता है। चो देखता है कि उसका प्लान कितने कैओस में बदल गया है और वो सीन से भाग जाता है। कुछ घंटे बाद हाइडआउट में सब कैल्म डाउन हो जाता है क्योंकि वहां कोई नहीं होता। जी हू के लोग फूड कूपन लेने आते हैं, हालांकि उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये कूपन्स एक्चुअली वही पैसे हैं जो उन्हें चुराना था। जब वो पोर्ट में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे, तब वो उसे फेक बिल प्रिंटर पे भी प्रिंट कर रहे थे, जो जीहू ने बहुत पहले बनाया था। जब एक बिल प्रिंटर से गुजरता है तो ऑक्सीडेशन की वजह से कूपन बन जाता है, लेकिन अल्कोहल से ट्रीट करने पर वापस पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि चो को इस बारे में कुछ पता नहीं था, उसने कूपन्स देखे और सोचा कि पैसे खो गए, जबकि पूरे टाइम वो उसके सामने ही थे। फाइनल ब्लो के तौर पे जियू चो की कार में क्रैश करता है और उसे कॉप्स के हवाले कर देता है। हाइडआउट में कूपन्स पे अल्कोहल डाला जाता है और वो असली पैसे बन जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद जी हक कुछ महीनों के लिए गायब हो जाता है। फिर एक दिन यान हा को उससे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जो उसने दुबई में आर्ट गैलरी शुरू करने के लिए देने का प्रॉमिस किया था। यान हा उन पैसों का उसे वैसा ही करती है जैसा उसने बहुत पहले विश किया था। दुबई की अपनी ट्रिप पे वो अपनी नेकलेस भी एक म्यूजियम में देखती है, जो उसने तब खो दी थी जब उसे किडनैप किया गया था। अचानक जी हक उसके पीछे अपीयर होता है और मूवी खत्म होती है जब दोनों फिर से मिलते हैं। ये था वीडियो का रिकैप। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फेवरेट मूवी का रिकैप करें, तो कमेंट जरूर करें।